हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी वर्ल्ड। आज हम लोग देखते हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वायु राशियों के बारे में। वायु राशियाँ किसे कहते हैं, वायु राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आज हम लोग देखते हैं कि वायु राशियों का महाद्वीपीय वितरण, ठीक है, किस महाद्वीप में किस प्रकार की वायु राशियाँ पाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका की वायु राशियों को। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की वायु राशियों में देखिए, चाहे वो महाद्वीपों को क्या किया जा रहा है, उसको दो भागों में बांट दिया जा रहा है, शीतकालीन वायु राशियाँ और ग्रीष्मकालीन वायु राशियाँ। सबसे पहले हम लोग शीतकालीन वायु राशियों को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में पहली शीतकालीन जो वायु राशि है वो क्या है, ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि। ठीक है, देखिए ध्रुवीय से क्या है, शीत वायु राशि है। ठीक, पिछली वीडियो में आपको बताया भी गया था कि ध्रुवीय का मतलब क्या है, शीत होगी। ठीक, लेकिन जरूरी नहीं है ध्रुवीय है तो वो शीत ही है। ठीक है, ध्रुवीय होने से ज़्यादातर वो क्या है, शीत है, लेकिन जरूरी नहीं ध्रुवीय होने पर वो क्या है, शीत है ही। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियाँ, इसके बारे में हम लोग देखते हैं यह क्या है, यह एक शुष्क एवं स्थिर वायु राशि है। ठीक है, शुष्क होने का मतलब क्या है, उसमें आर्द्रता नहीं है, और स्थिरता का मतलब क्या है, वो गति से उसके ऊपरी भाग में किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं पाई जा रही है। ठीक, दूसरी इसकी विशेषता क्या है, इसकी आंतरिक उत्पत्ति कनाडा के आंतरिक भागों, अलास्का तथा आर्कटिक सागर के ऊपर होती है। ठीक है, पहली इसकी विशेषता क्या है, शुष्क एवं स्थिर वायु राशि है। दूसरी विशेषता क्या है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो कनाडा के अंदर वाले भागों में, ठीक है, जो कनाडा महाद्वीप है उसके आंतरिक भागों में, और अलास्का तथा आर्कटिक सागर के ऊपर होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी अगली विशेषता देखते हैं, जो दक्षिणी प्रदेशों में इसके आगमन के फलस्वरूप क्या होता है, भीषण शीतलहरी चलती है। ठीक है, जो आपका दक्षिणी प्रदेश है, जैसे कनाडा है, ठीक, मान लीजिए ये आपका क्या है, कनाडा वाला हिस्सा है उत्तरी अमेरिका में, और इधर ये आपका क्या है, अमेरिका का ये वाला हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक, इस अंदर वाले भागों पर इसकी उत्पत्ति हो रही है, और इसके जो दक्षिणी भाग हैं, ठीक, इसके दक्षिणी भागों में क्या करती है, जब ये वायु राशि आती है तो यहाँ पर क्या होती है, भीषण शीतलहरी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब अगली वायु राशि देखते हैं, महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि, जिसे MP कहा जाता है। M का मतलब क्या है, मैरीटाइन, और P का मतलब क्या है, पोलर। ठीक है, तो महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में होती है, और शीतकाल में इस क्षेत्र में चक्रवातीय प्रणाली पाई जाती है। ठीक, जो आपका महासागर है, ये अलास्का वाला जो ये वाला हिस्सा जो है, ठीक, इस वाले हिस्से में क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि की क्या है, प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में इसकी उत्पत्ति, और शीतकाल में क्या है, इसमें चक्रवाती प्रणाली पाई जाती है। यहाँ पर जो ठंडी के मौसम में हवाएं जो होती हैं वो चक्राकार गति करती रहती हैं। ठीक, अगली जो वायु राशि है, अटलांटिक पर उत्पन्न महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि। ठीक है, इसके पहले वाली क्या थी, प्रशांत महासागर में उत्पन्न थी महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि। ये वाली क्या है, अटलांटिक पर उत्पन्न। इसकी स्थिति ये वायु राशि क्या यहाँ उत्पन्न हो रही है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर 35 अंश से 70 अंश उत्तरी अक्षांशों के मध्य। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर तथा ग्रीनलैंड के निकट शीतकाल में होती है। ठीक, अब इसमें जो आपका न्यू फाउंडलैंड है, ग्रीनलैंड है, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका अमेरिका वाला है, इधर ये वाला हिस्सा ग्रीनलैंड वाला है, ये लेब्राडोर वाली स्थिति यहाँ पर क्या है, लेब्राडोर है। ठीक है, और इधर क्या है, न्यू फाउंडलैंड है। तो इसमें क्या है, ये आपका अटलांटिक महासागर वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड इधर है, इन सब के बीच में यहाँ पर जो वायु राशि उत्पन्न हो रही है ग्रीनलैंड के दोनों तटों पर, उसके नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर जो वायु राशि उत्पन्न हो रही है वो क्या है, अटलांटिक महासागर उत्पन्न महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि है। ठीक, और क्या है इसकी अगली और विशेषता क्या है, यह वायु राशि उत्पत्ति का गौण क्षेत्र माना जाता है, जहाँ ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि का रूपांतरण होता है। ठीक है, यहाँ पर जो वायु राशि उत्पन्न हो रही है वो गौण क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र नहीं है, और यहाँ पर क्या होता है, महाद्वीपीय वायु राशि का रूपांतरण हो जाता है। जो महाद्वीपीय वायु राशि चलती है वही आकर यहाँ पर समुद्री वाले क्षेत्रों में वो अपना रूप परिवर्तित कर लेती है, और यहाँ पर ये ध्रुवीय महासागरीय वायु राशियों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, अगली वायु राशि क्या है, उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि। ठीक है,
अब इसके बारे में देखते हैं। ये उष्णार्ध एवं अस्थिर होती हैं। ठीक है, उष्णार्ध का मतलब एक गर्म है और क्या है, अस्थिर है। देखिए वायु राशि क्या है, शीतकाल में उत्पन्न हो रही है और कैसी वायु राशि है, गर्म वायु राशि है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि है। ये उष्णार्ध एवं अस्थिर है। इसमें अनुकूल परिस्थितियों में पर्याप्त वृष्टि करने की संभावना विद्यमान रहती है। अगर परिस्थिति क्या हुई, अनुकूल हुई, अनुकूल होने का मतलब ये है, इसमें तो आर्द्रता है। ठीक है, आर्द्रता है, वो गर्म भी है, इसके माध्यम से क्या करेगी, आर्द्रता और एकत्रित भी कर लेगी। और उस अनुकूल परिस्थितियां होने का मतलब उसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए, ठीक है, या वहाँ पर वायुदाब में परिवर्तन हो जाए, इस प्रकार की जब क्रिया होगी तो इसमें वर्षा करने की जो क्षमता है वो भी विद्यमान होती है। ठीक, इनके जो स्रोत हैं वो उष्णकटिबंधीय गर्म महासागर होते हैं। ये वायु राशियाँ शीत ऋतु में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, अब दक्षिणी पूर्वी भाग कौन सा है, ये आपका जो अटलांटिक महासागर वाला हिस्सा है, मैक्सिको की खाड़ी, ये जो आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, इधर ये अटलांटिक महासागर वाला हिस्सा है। उत्तर अटलांटिक भूमध्य रेखा के उत्तर में इन क्षेत्रों में यहाँ पर जो वायु राशियों का निर्माण हो रहा है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशियाँ। ठीक है, चूँकि ये महासागर से महाद्वीपों की ओर जा रहे हैं इसलिए उसमें आर्द्रता है, और ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के आसपास निर्मित हो रही है इसलिए ये गर्म है। इसकी अगली विशेषता क्या है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी तथा पश्चिमी अटलांटिक महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में होती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिमी अटलांटिक महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में होती है। गर्म समुद्रों पर उत्पन्न होने से, ठीक है, जो आपका गर्म समुद्र है उत्पन्न होने से वायु राशियाँ क्या हैं, उष्णार्ध होती हैं। अगर ये गर्म क्षेत्रों में न उत्पन्न होती तो इसमें उष्णार्धता न पाई जाती। अगली अब क्या है, ग्रीष्मकालीन वायु राशियाँ। जो 4 वायु राशियाँ थी आपकी कौन कौन क्या थी, ठंडी वायु राशियाँ जिसमें आपकी ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियाँ, ठीक है, उसके बाद ध्रुवीय महासागरीय वायु राशियाँ, फिर अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली ध्रुवीय महासागरीय वायु राशियाँ, फिर उसके बाद क्या है आपकी महाद्वीपीय महासागरीय वायु राशियाँ। ये चारों क्या है आपकी शीतकाल में उत्पन्न होती हैं। फिर आगे जो है आपका ग्रीष्मकाल में उत्पन्न होने वाली वायु राशियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो ग्रीष्मकाल में उत्पन्न होने वाली वायु राशियों में ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियाँ, ठीक है, ये ग्रीष्मकालीन ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियों का उत्पत्ति क्षेत्र महाद्वीप का उच्च अक्षांशीय उत्तरी भाग है। ठीक है, जिसमें कनाडा का मध्यवर्ती क्षेत्र इसकी उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं प्रस्तुत करता है। देखिए आपकी ध्रुवीय महाद्वीपीय व शीतकालीन वायु राशियाँ भी हैं और ध्रुवीय महाद्वीपीय ग्रीष्मकालीन वायु राशियाँ भी हैं, और दोनों की जो स्थिति है, दोनों की जो उत्पन्न क्षेत्र है वो कनाडा का मध्यवर्ती क्षेत्र है। इसके लिए क्या है, आदर्श दशा प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी वायु क्या है, प्रशांत महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि। ठीक है, अब प्रशांत महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि क्या, ग्रीष्मकालीन वायु राशियों का सर्वाधिक ठंडा उत्पत्ति क्षेत्र बेरिंग सागर है। ठीक, अब इसमें ग्रीष्मकाल में ये बेरिंग सागर के आसपास ये अलास्का वाला हिस्सा और इधर ये रूस वाला हिस्सा, यहीं पर क्या है बेरिंग सागर और चुक्की सागर, इसी पर एक जलसंधि है जिसे, ठीक है, और तो इस बेरिंग सागर में इसका निर्माण हो रहा है। ठीक, अब उत्पत्ति क्षेत्र बेरिंग सागर है और इस वर्ग की ग्रीष्मकालीन वायु राशियाँ अधोभाग में शीतल तथा आर्द्र होती हैं। मतलब इसमें जो आपकी ग्रीष्मकालीन वायु राशियाँ हैं, प्रशांत महासागरीय ध्रुवीय वायु राशियाँ, ये क्या है नीचे वाले हिस्से में, जिससे पूरा वायु राशि वाला हिस्सा है, इसका निचला जो हिस्सा है ये क्या है, शीतल है और आर्द्र है। ये ठंडी है और इसमें क्या है, ये इसमें आर्द्रता भी पाई जाती है, किंतु इनका शीर्ष भाग क्या है, शुष्क रहता है। ऊपर वाले क्षेत्रों में आर्द्रता नहीं पाई जाती है और इसमें आर्द्रता से शुष्कता की ओर आकस्मिक परिवर्तन होता है। जो यहाँ पर स्थिति है इसमें अचानक परिवर्तन होता रहता है। अगली वायु राशि देखते हैं, और इनमें साधारणतः क्या होता है, तापमान व्युत्क्रमणता उत्पन्न हो जाती है। तापमान व्युत्क्रमणता उत्पन्न होने के पीछे क्या है, नीचे अगर क्या है तापमान अधिक है, ऊपर तापमान कम है, ठीक है, तो जो तापमान है उसका क्या होगा, परिवर्तन होने लगा, वो तापमान ऊपर की हो जाएगा, ऊपर तापमान बढ़ जाएगा, नीचे तापमान क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। दूसरी स्थिति यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे वाले हिस्से में क्या है भाई, जो आपका नीचे वाला हिस्सा है, इस नीचे वाले हिस्से में क्या है,
ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसमें आर्द्रता तो है लेकिन ये क्या है, ठंडी है। ऊपर क्या है, शुष्क है और ये गर्म है, ठीक है। तो तापमान व्युत्क्रमणता अपने आप दिख रही है, ठीक। अगली है अन्य महासागरीय ध्रुवीय वायुराशियाँ। अन्य महासागरीय में इसमें इसकी जो उत्पत्ति है अंध महासागर के पश्चिमी भाग में, ठीक, जहाँ पर क्या हो रही थी, महासागरीय अटलांटिक महासागरीय अंध महासागरीय ध्रुवीय वायुराशियाँ थी, वही स्थिति यहाँ पर भी है। उत्पत्ति अंध महासागर के पश्चिमी भाग में केप कॉड तथा न्यू फाउंडलैंड के बीच में होती है, ठीक है। और वास्तव में ये महाद्वीपीय क्या है, महाद्वीपीय वायुराशियों का परिमार्जित रूप है। सेम कंडीशन जो थी शीतकाल में वही कंडीशन यहाँ पर है ग्रीष्मकाल में, बस परिवर्तन ये गया है, वहाँ पर वो स्थिति शीतकाल में थी, ये स्थिति ग्रीष्मकाल में है। अगली क्या है, अन्य महासागरीय, ठीक है। अन्य महासागरीय मतलब ये प्रशांत महासागर को छोड़ के ये क्या है, इसको आप समानता समझ लीजिए अंध महासागरीय, ठीक है। ये क्या है, अटलांटिक महासागर का बरमूडा उच्च वायुदाब क्षेत्र, जो अटलांटिक महासागर में बरमूडा क्षेत्र है, यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है, इसमें इसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति क्षेत्र यहाँ वायुराशि क्या है, ग्रीष्म काल में संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश दक्षिणी तथा पूर्वी भागों के मौसम को प्रभावित करती है, ठीक है। ये जो वायुराशि है ये क्या करती है, जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके जो दक्षिणी भाग हैं और पूर्वी भाग हैं, अर्थात मैक्सिको की खाड़ी वाला हिस्सा जो ये है, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिको वाला हिस्सा और कैलिफोर्निया, ये सारे हिस्से क्या हैं, इसके प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, प्रशांत महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायुराशियाँ। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका की सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण व्यवस्था के कारण प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में इन वायुराशियों का प्रभाव नगण्य होता है। क्यों, जो आपका उत्तर अमेरिका है, ठीक है, उसमें जो वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण है, जो आपकी हवाएं चल रही हैं, पछुआ हवाएं, पूर्वी हवाएं, जो हवाएं चल रही हैं, उसके कारण इन वायुराशियों का जो प्रभाव होता है वो लगभग समाप्त होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। अगली वायुराशि है आपकी उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायुराशियाँ, ठीक है। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका के विशिष्ट आकार के कारण केवल उत्तरी मैक्सिको तथा दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमित क्षेत्रों में इस वायुराशि की उत्पत्ति होती है। जो आपका मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो आपका है, यही इसी वाले हिस्से में, और दक्षिणी पश्चिमी, ये जो आपका दक्षिण और पश्चिम वाला ये वाला हिस्सा है संयुक्त राज्य अमेरिका का, इसमें इसी दोनों सीमित क्षेत्रों में ही इसकी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। और ये हवाएं क्या हैं, गर्म, शुष्क तथा अस्थिर होती हैं। ये हवाएं गर्म भी हैं, शुष्क भी हैं और अस्थिर हैं। शीत ऋतु में इस वायुराशि का अभाव पाया जाता है, केवल ये गर्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में ही पाई जा रही है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एशिया की वायुराशियाँ। एशिया की वायुराशियों में किसी भी प्रकार की ग्रीष्म वायुराशि या शीत वायुराशि नहीं हो, सभी मौसमों में एक प्रकार की वायुराशियाँ ही पाई जा रही हैं। अब इसमें क्या है, ध्रुवीय महाद्वीपीय वायुराशि। इन अत्यधिक शीतल एवं शुष्क वायुराशियों की जो उत्पत्ति होती है साइबेरिया तथा बाह्य मंगोलिया के विस्तृत ठंडे प्रदेशों में। साइबेरिया क्या है, रूस का जो आपका उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उसके बाद नीचे चीन और मंगोलिया का जो हिस्सा है, इन हिस्सों में क्या हो रहा है, इसकी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। अब क्या है, साइबेरिया में इनके निचले भाग का जो तापमान है शीत ऋतु में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंकित किया गया है। इन वायुराशियों में तापमान व्युत्क्रमणता अनिवार्य रूप से पाई जाती है। भाई अगर इसमें जो निचला हिस्सा है, ये मान लीजिए धरातल है आपका और ये वायुराशि है, इस वाले हिस्से में जो आपकी है क्या है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इस वाले में -40 से अधिक होगा। और जब निचली सतह का तापमान कम है, ऊपरी सतह का तापमान कम है, तो ये क्या है, सामान्यतः ऊंचाई पर बढ़ने के साथ तापमान घटता है, लेकिन जब यहाँ पर क्या है, धरातल ठंडा है, तो इसके कारण यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो रही है, इसलिए व्युत्क्रमणता अनिवार्य रूप से पाई जा रही है। दूसरी क्या है, महासागरीय ध्रुवीय वायुराशियाँ, ठीक है। महासागरीय ध्रुवीय वायुराशियाँ क्या है, शीतकाल में पश्चिम से पूर्व की ओर पवन प्रवाह होने के कारण, शीतकाल में भाई जो आपका डोल्ट्रम की पेटी है वो दक्षिण की ओर खिसक गई है, और जब दक्षिण की ओर खिसका और पछुआ पवन प्रवाह के कारण
जो आपका एशिया क्षेत्र है क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर पवन प्रवाह पाया जा रहा है। अब इसमें क्या है, इन वायु राशियों का जो प्रभाव है कोरिया के दक्षिण एशियाई क्षेत्रों पर नहीं पड़ता। जो कोरिया है, कोरिया में उसका जो दक्षिण का एशिया वाला क्षेत्र है, ठीक, ये आपका एशिया वाला पूरा क्षेत्र, इधर ये कोरिया है, इसका जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है इस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और इनका प्रभाव साइबेरिया के तटवर्ती क्षेत्रों, मंचूरिया तथा कोरिया तक ही सीमित है। ध्यान रखिएगा, महासागरीय ध्रुवीय वायु राशियाँ जो हैं ये कोरिया तक, मंचूरिया और साइबेरिया के तटवर्ती क्षेत्र, मंचूरिया और कोरिया तक ही सीमित हैं। संपूर्ण चीन इसके प्रभाव से मुक्त रहता है। चीन में भी इसका कोई प्रभाव नहीं पाया जा रहा है। ओखोत्स्क सागर पर निर्मित इस वायु राशि का पूर्वी एशिया पर ग्रीष्म ऋतु में पूर्ण नियंत्रण रहता है। ओखोत्स्क सागर कहाँ है भाई? ओखोत्स्क सागर जापान के ऊपर है। ठीक है, ओखोत्स्क प्रायद्वीप के पास में स्थित ओखोत्स्क सागर है और वहाँ पर इसका निर्माण हो रहा है। जैसे आपका ये वाला हिस्सा है जो कमचटका प्रायद्वीप है, ठीक, तो यहीं पर ये वाला जो सागर ये ओखोत्स्क सागर है। अब ओखोत्स्क सागर के पास, ठीक है, निर्मित होती है वायुरास और इसका पूर्वी एशिया पर ग्रीष्म ऋतु में पूरा नियंत्रण रहता है और इनका जो प्रभाव होता है मंचूरिया तथा पूर्वी साइबेरिया पर भी पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में, गर्मी के प्रारंभ में ये वायुराशियाँ क्या होती हैं, जापान के ऊपर तक चली जाती हैं और इनके ऊपर उष्णकटिबंधीय वायुराशि होने के कारण यह वाताग्रीय मौसम उत्पन्न करती हैं। ठीक है भाई, अगर इनके ऊपर क्या है, उष्णकटिबंधीय वायुराशि है जिसके कारण यहाँ पर ये वाताग्रीय मौसम उत्पन्न कर रहे हैं। बादलों से क्या होता है, हल्की वर्षा होती है। ऐसे मौसम को जापान में बाईयू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बाईयू क्या है, जापान में जब उष्ण वाताग्र का निर्माण हो रहा है, ठीक, और उष्ण वाताग्र के कारण यहाँ पर क्या हो रही है, वर्षा। ठीक है, तो इस मौसम को क्या कहा जा रहा है, बाईयू कहा जा रहा है। अगली जो आपकी है वो है उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशियाँ। उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु ग्रीष्म ऋतु में संपूर्ण दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया ग्रीष्मकालीन मानसून से प्रभावित रहता है। ठीक है, वास्तव में ये वायु राशियाँ उष्णार्थ एवं संवहनीय अस्थायित्व वाली होती हैं। इन पवन धाराओं के थोड़े से आरोहण से मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक, दक्षिण एवं पूर्वी एशिया, जैसे गर्मी के मौसम में आप देखते हैं भारत की स्थिति, ठीक है, तो भारत में भी गर्मी के मौसम में क्या है भाई, जो आपका भारत वाला हिस्सा है, ठीक है, इसमें गर्मी के मौसम में क्या है, वायु राशियों के प्रभाव के कारण ही यहाँ पर क्या हो रही है, वाताग्रों का निर्माण हो रहा है, मानसून की स्थिति होती है और यहाँ पर वर्षा उत्पन्न होती है। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें अस्थायित्व होता है, संवहनीय अस्थायित्व होता है, तो इसमें मूसलाधार वर्षा होने लगती है। अब आगे देखते हैं यूरोप की वायु राशियों के बारे में। यूरोप की वायु राशियों में शीतकालीन वायु राशियाँ, और उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियाँ। ठीक है, महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियाँ कौन कौन सी, इनका जो प्रभाव है पूर्वी तथा मध्य यूरोप पर पड़ता है। पछुआ पवनों के कारण पश्चिमी यूरोप इनके प्रभाव से मुक्त रहता है। ठीक है, इनका जो प्रभाव है पूर्वी और मध्य यूरोप पर पड़ता है और पछुआ पवनों के कारण, पछुआ पवन क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर हवाएं जो गति कर रही हैं उसके कारण इसका जो प्रभाव है पश्चिमी यूरोप पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पश्चिम से जब हवाएं आ रही हैं तो ये वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। ठीक है, उत्तरी मैदानी भागों में उत्पन्न शीतल ध्रुवीय वायु राशियों के आगमन के फलस्वरूप जो आपका उत्तर का मैदानी क्षेत्र है यूरोप का, उसमें जब शीतल ध्रुवीय वायु राशियाँ आ रही हैं तो उसके फलस्वरूप क्या है, पूर्वी तथा मध्य यूरोप पर मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाता है। चूँकि उत्तर से आ रही है, उत्तर से आने के कारण वो क्या होगी, ठंडी होगी। ठीक, अपने उत्पत्ति क्षेत्र में ये वायु राशियाँ अत्यधिक शीत और शुष्क होती हैं। जहाँ पर इनका निर्माण हो रहा है, अर्थात उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या हो रही है, इनका निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पर ये क्या अत्यंत शुष्क हैं और शीत हैं। ठीक, इसके आगे क्या है, किंतु वहाँ से दूर इनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जैसे क्या करेंगी, भूमध्य रेखा की ओर आएंगी, इनके गुणों में परिवर्तन होता चला जाएगा।
अगली वायु राशि आपकी महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न हुई ये वायु राशियाँ मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप में पाई जाती हैं। ठीक, जो आपकी महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि है वो पश्चिमी यूरोप में नहीं है, पूर्वी यूरोप में है। ठीक है, और जो आपकी महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि वो क्या है, पश्चिमी यूरोप में है। महासागरीय प्रभाव के कारण इनका तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, आर्द्र तथा अस्थायी होती हैं। महासागर का प्रभाव है इसलिए इसमें क्या आर्द्रता है, तापमान भी थोड़ा अधिक है और अस्थायी है, ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकती नहीं है। अगली आपकी उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशियाँ। ठीक है, उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशियाँ, इन वायु राशियों की उत्पत्ति अंध महासागर पर स्थित उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों में अर्थात 30 से 35 अंश अक्षांशों के बीच। ठीक है, 30 से 35 के बीच इसका निर्माण हो रहा है। ये उत्तरी अमेरिका के समान वायु राशि की तुलना में ये अधिक शीतल, जो उत्तरी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि पाई जा रही है उसकी तुलना में क्या है, अधिक शीतल, शुष्क एवं अस्थायी है। ठीक है, वो वाली जो थी वो इससे कम शीतल थी, इसकी अपेक्षा क्या थी, गर्म थी, उसमें कुछ आर्द्रता थी और उसमें अस्थायित्व तो नहीं था, अस्थायी थी। उसकी अपेक्षा ये क्या है, शीतल है, शुष्क है और अस्थायी है। अगली जो वायु राशि है आपकी उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि है। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशियों में इनकी जो उत्पत्ति अफ्रीका के विशाल मरु प्रदेशों में होती है। अफ्रीका के विशाल मरु प्रदेश कौन से हैं, जो आपका सहारा का मरुस्थल है। ये क्या है, शुष्क, साधारण, गर्म तथा शीत शीर्ष भाग में स्थिर होती हैं। भाई अफ्रीका के मरुस्थलों में इनका उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र क्या है, गर्म है, गर्म वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होगी तो ये गर्म होंगी। शीर्ष भाग में स्थिर, ऊपर वाली जो स्थिति है वहाँ पर ये स्थिर है, इसमें परिवर्तन ज़्यादा नहीं हो रहा है। और शीतकाल में क्या है, यूरोप में इनका अधिक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। ठंडी के मौसम में यूरोप में बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती, क्योंकि ठंडी के मौसम में क्या है, ये नीचे की ओर प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, भूमध्यसागरीय चक्रवातों को शीतकाल में इन्हीं से ऊष्मा की प्राप्ति होती है। गर्मी इस ठंडी के मौसम में जो भूमध्यसागरीय चक्रवात बनते हैं वो इन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करके फिर वो जाकर आपके भूमध्यसागरीय प्रदेशों में क्या करते हैं, तबाही मचाते हैं, वर्षा करते हैं। ठीक है, इनके आगमन के फलस्वरूप मौसम स्वच्छ तथा गर्म रहता है। भाई गर्म वायु राशि है तो तापमान बढ़ जाएगा, और ठंडा है, ठंडे में अगर गर्म आ जाएगा तो वहाँ पर मौसम क्या हो जाएगा, स्वच्छ होगा, उसमें जो आर्द्रता है वो समाप्त हो जाएगी। भूमध्य सागर के सीमावर्ती या समीपवर्ती प्रदेशों में इनके द्वारा हल्की चक्रवातीय वर्षा होती है। ठीक, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में चक्रवात बन रहा है वो इन्हीं से ऊष्मा ग्रहण कर रहे हैं और उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा कर रहे हैं। अब देखते हैं ग्रीष्मकालीन वायु राशियाँ, जो आपकी यूरोप की ग्रीष्मकालीन वायु राशियाँ हैं उसमें आपकी जो वायु राशि है ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु, इसकी जो उत्पत्ति है आर्कटिक वाताग्र के दक्षिण यूरोप महाद्वीप के उत्तर होती है। ठीक, जो आपका आर्कटिक वाताग्र है, आर्कटिक क्षेत्र, ध्रुवों के नीचे ये आर्कटिक प्रदेश है और यहाँ पर वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है, और इस वाताग्र के क्या है, दक्षिण में यूरोप महाद्वीप के ऊपर, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ये क्षेत्र क्या है, यूरोप महाद्वीप है, ये इसके दक्षिण वाला हिस्सा है, यहीं पर इसकी वर्षा हो रही है। बायर्स के मतानुसार ये क्या है, तटस्थ वायु राशियाँ होती हैं जिनकी स्थिति आर्कटिक तथा उष्णकटिबंधीय वायु राशियों के मध्य में होती है। ठीक, ये क्या है, दोनों के बीच में आर्कटिक वायु राशि और उष्णकटिबंधीय वायु राशि के बीच में ये एक अलग से वायु राशि पाई जा रही है। मान लीजिए ये क्या है आपकी ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि, इसके ऊपर क्या है, आर्कटिक होगी। ठीक है, और नीचे क्या होगी, उष्णकटिबंधीय। इन दोनों के बीच में ये आपकी क्या होगी, ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियाँ। इसके बाद अगला देखते हैं ध्रुवीय महासागरीय वायु राशियाँ। ठीक है, इनका जो मुख्य उत्पत्ति क्षेत्र है उत्तरी अटलांटिक महासागर का विस्तृत क्षेत्र है। ग्रीष्मकालीन ध्रुवीय महासागरीय वायु राशियाँ जो यूरोप में प्रवेश करती हैं। ठीक है, उपर्युक्त विस्तृत उत्पत्ति क्षेत्र के उत्तरी भाग अथवा दक्षिणी भाग में विकसित होती हैं। जो आपका ये क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ठीक,
उसका जो विस्तृत क्षेत्र है इसके उत्तर और दक्षिण भाग में क्या होती हैं, विकसित होती हैं। ये उत्पत्ति तो यहाँ हो रही है, लेकिन इनका विकास जो है इसके उत्तर और दक्षिण भागों में है, तथा इनके मार्ग भी क्या है, अलग अलग होते हैं। भाई उत्तर वाली उत्तर जा रही है, दक्षिण वाली दक्षिण जा रही है, दोनों के मार्ग क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, ये वायुराशि कैसी है आपकी, ये 2 भागों में डिवाइड हो जा रही है। ठीक, अगली क्या है, उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायुराशियाँ। उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायुराशियाँ क्या है, इनकी जो उत्पत्ति है एजोर्स उच्च वायुदाब, ठीक है, क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी भाग में होने के कारण इनके शीर्ष भाग में अस्थायित्व उत्पन्न हो जाता है, जिससे एम्प्टी वायुराशि एमटीएस बन जाती है। एस का मतलब क्या है, अस्थायित्व, ठीक है, और यू का मतलब क्या है, अस्थायित्व। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, एम्प्टी जो वायुराशि है वो क्या हो जाती है, एमटीएस बन जाती है। ग्रीष्म ऋतु में इनका यूरोप की जलवायु पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठीक, गर्मी में यूरोप की जलवायु पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगली देखते हैं उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायुराशियाँ। इनका जो उत्पत्ति क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका के विस्तृत निचले प्रदेश तथा एशिया माइनर है। अपने उत्पत्ति क्षेत्र में इनके अत्यधिक अस्थायित्व होता है तथा तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है। शुष्क होने के कारण इनका संघनन स्तर अधिक ऊंचा होता है, मतलब वर्षा करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। भाई संघनन स्तर बहुत ऊपर है तो वर्षा क्या होगी, समानता नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी जो ग्रीष्मकालीन वायुराशि का दूसरा उत्पत्ति क्षेत्र क्या है, ठीक, इस ग्रीष्मकालीन वायुराशि का दूसरा उत्पत्ति क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप मान लीजिए ये पूरा यूरोप है तो इसका ये वाला हिस्सा क्या है, इसका दूसरा उत्पत्ति क्षेत्र है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी यूरोप तथा एशिया महाद्वीप से संलग्न भाग है। ग्रीष्मकालीन प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति के साथ ही इस क्षेत्र में इसका विकास होता है, किंतु इस क्षेत्र में विकसित वायुराशियों में अपेक्षाकृत अधिक अस्थायित्व पाया जाता है। ठीक है, ये जो वायुराशियाँ हैं इनमें अस्थायित्व अधिक है और इनका जो विकास है ये विकसित वायुराशियों की अपेक्षा क्या है, अधिक अस्थायित्व है। ठीक, और यहाँ पर प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति के साथ ही इसका विकास होता है। प्रतिचक्रवात का मतलब वर्षा नहीं होगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और इस वीडियो का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।